स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि 11 और 12 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश तबाही मचाएगी। तो आपको बता दूं कि बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और फिर अगले 7 दिनों तक पूरे बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जब मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं पर 7 जुलाई को बिहार के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और फिर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई को बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर 11 और फिर 12 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर 11 और 12 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश तबाही मचाएगी। जी हां, आपको बता दूं कि राजधानी पटना में तेज धूप के बाद एक बार फिर से बारिश की वापसी तय मानी जा रही है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक पटना में बारिश की चेतावनी दी है। वहीं पर सुपौल, सहरसा, बेतिया सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में कल भी बारिश या फिर बादल छाए रहने की स्थिति रही है। वहीं पर बीते 24 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश सीवान में दर्ज की गई है। दोस्तों बिहार पुलिस ने अपराध की काली कमाई से बनाई गई अकुत संपत्ति पर अब बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के तमाम जिलों में ऐसे अपराधियों और फिर उनकी संपत्ति की पड़ताल कर ली गई है। जब पूरे बिहार में अब तक ऐसे 1300 कुख्यात अपराधियों की पहचान की गई है, जिनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस कह रही है कि इस अभियान का मकसद न सिर्फ अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है, बल्कि कानून के डर को कायम करना है। वहीं पर पुलिस ने पहले चरण में किशनगंज जिले के 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पटना और जहानाबाद के एक गया और फिर मुजफ्फरपुर के 2 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोर्ट का आदेश मिल रहा है, वैसे अपराधियों की जमीन और फिर अन्य संपत्तियों पर कब्जा करके उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा। वहीं पर पुलिस ने बताया है कि अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया 3 स्तरों पर होती है। जब संबंधित एसडीपीओ अपने स्तर से अपराधियों और फिर माफियों की संपत्ति का प्रारंभिक आकलन करके उसके सबूत जुटाते हैं, जब फिर वे संपत्ति की जब्ती का प्रस्ताव एसपी को भेजते हैं या एसपी खुद उस प्रस्ताव की जांच और फिर पुष्टि करते हैं। इसके बाद कोर्ट के पास मामले को रखा जाता है। दोस्तों बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिया, लेकिन अब उसके बच्चे गुजरात और महाराष्ट्र में मजदूरी कर रहे हैं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे। दरअसल ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है। जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज सभा में कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिया, पर उनके बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने छठ के बाद दरभंगा के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देने का वादा किया है। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया और फिर 2025 से पेंशन और फिर मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। उन्होंने अमित शाह के दौरे पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिहार के 50 लाख युवाओं को यही 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी दी जाएगी। दोस्तों भारत की युवा पीढ़ी पर सेहत का खतरा मंडराने लगा है। युवाओं की बड़ी आबादी आज एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में जा रही है जो चुपचाप शरीर को भीतर से खोखला कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में संसद में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में IT सेक्टर में काम कर रहे 84% से ज़्यादा युवा फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ये चिंता सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि पूरे देश की चेतावनी है। जब स्वास्थ्य मंत्री ICMR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया है कि देश के युवा तेजी से फैटी लिवर की चपेट में आ रहे हैं। खास तौर से 25 से 45 साल की उम्र की IT प्रोफेशनल इस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार बनते जा रहे हैं। इसकी वजह है खराब लाइफस्टाइल, लंबे समय तक डेस्क पर बैठ करके काम करना, जब फिजिकल एक्टिविटी ना होना और फिर अनहेल्दी खान पान। फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में चर्बी जमा होने लगती है। सामान्य लिवर में थोड़ा बहुत फैट होना स्वाभाविक है, लेकिन जब ये मात्रा 5 से 10% से अधिक हो जाती है तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। ये स्थिति आगे चल कर के लिवर सिरोसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, गॉल ब्लैडर स्टोन और फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों में बदल सकती है। अब सवाल है कि फैटी लिवर का सबसे बड़ा पहला लक्षण क्या होता है। तो इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं या फिर नज़र ही नहीं आते हैं, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो फिर कुछ संकेत साफ नज़र आने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पेट और कमर के आसपास चर्बी का जमना। अगर पेट लगातार बाहर निकल रहा है, कमर का साइज बढ़ रहा है, गर्दन मोटी हो रही है या फिर गर्दन पर काले धब्बे बन रहे हैं,
तो फिर ये सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि फैटी लिवर की दस्तक हो सकती है। वहीं पर फैटी लिवर के अन्य प्रमुख लक्षणों के बारे में बात की जाए तो लगातार भूख में कमी, जी हाँ, वहीं पर पीलिया जैसे लक्षण यानी कि आंख और त्वचा पीला होना, वहीं पर गहरा पीला या फिर भूरा पेशाब होना, वहीं पर पेट या फिर पैरों में सूजन, वहीं पर खाने के बाद जीभ मिचलाना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना। अब सवाल है कि फैटी लिवर इतनी खतरनाक क्यों है। तो आपको बता दूं कि बहुत से लोग फैटी लिवर को मामूली समस्या समझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फैटी लिवर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। या जब लिवर में फैट बढ़ जाता है तो फिर ये धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों तक भी फैलने लगता है। या खून में फैटी मिलते ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दिल की नसों में चर्बी जमा होने लगती है और फिर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर यही फैट दिमाग तक पहुंच जाए तो फिर ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। वहीं पर गॉल ब्लैडर में फैट जमा होने पर पथरी यानी कि स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है और किडनी में फैट जमने से उसका सामान्य कार्य भी प्रभावित होने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि फैटी लिवर एक साइलेंट किलर की तरह पूरे शरीर की सेहत को अंदर से हिला सकता है। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने देर रात डोमिसाइल नीति लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले के बाद अब बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में 98% से अधिक पद बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण कदम से अब बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने का अधिक अवसर मिलेगा और राज्य में के 98% से ज़्यादा अभ्यर्थी इन पदों पर नौकरी हासिल कर पाएंगे। डोमिसाइल नीति लागू होने से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए बिहार में शिक्षक बनना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिससे बिहार के भीतर बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसके बाद प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया के साथ अधिसूचना जारी कर दी। इस कदम को राज्य सरकार की ओर से बिहार के युवाओं के हित में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं पर इस अधिसूचना के जारी होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और फिर स्थानीय अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। जब पिछले कुछ समय से शिक्षक अभ्यर्थियों की बीच डोमिसाइल नीति को लेकर की मांगे उठ रही थी, जिसे सरकार ने आखिरकार मान लिया है। इस फैसले से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेगूसराय के बखरी में आयोजित बिहार बदलाव जनसभा में सरकार और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और एनडीए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के बिहार के गरीबों, वंचितों और फिर प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रहे हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के मंत्री और फिर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें गिरिराज सिंह ने SIR को लेकर के विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार को डर है कि जो बिहारी मजदूरी के लिए बाहर गए हैं वे लौट करके एनडीए के खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड वाले हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जिसका नाम कटेगा हम उसके लिए लड़ेंगे और जो नाम बचेंगे वही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी होंगे। वहीं पर प्रशांत किशोर ने जमालपुर जनसभा को लेकर के प्रशासनिक अनुमति में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। हम तो जमवंत है जो जनता रूपी हनुमान को उसकी शक्ति याद दिला रहे हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये सब इस बात का प्रमाण है कि जब लोकतंत्र में मजबूत विकल्प आता है तो सरकारें भी घबरा करके फैसले लेने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं पर TRE-4 में डोमिसाइल लागू करने की नीति को लेकर के प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 2023 में प्रधानमंत्री बनने के लालच में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति हटा दी थी, जो उसी का नतीजा था कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली में अधिकांश बाहर के लोग भर्ती हो गए। वहीं पर अब चुनाव सामने है तो फिर से बिहार के नाम पर घोषणा हो रही है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि बिहार में कम से कम 2/3 पदों पर अस्थायी रूप से डोमिसाइल आरक्षण लागू किया जाए। दोस्तों, इस बार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा केवल पसंद और परंपरागत फॉर्मूले के आधार पर नहीं होगा। दावेदारी के लिए सामाजिक समीकरण के साथ पहली प्राथमिकता जीत की संभावना होगी। इसी आधार पर अगुआ राजद सहयोगी के लिए सीटें चिन्हित कर रहा है। जब पिछली बार एक दूसरे के खाते में आई सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। या सीटों पर समझौते के क्रम में महागठबंधन की समन्वय समिति की बातचीत अभी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। अभी राजद के स्तर से क्षेत्र में सर्वे का काम भी 100% पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले सीटों का बंटवारा शायद ही हो। इस बीच जुड़ने छूटने वाले नए पुराने सहयोगियों की वास्तविकता भी सार्वजनिक हो चुकी होगी। अगस्त तो वोट अधिकार यात्रा में ही
निकल जाना है, इसलिए भी राजद को कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जहाँ अलबत्ता कांग्रेस और फिर विकासशील इंसान पार्टी के स्तर से यथाशीघ्र सीट बंटवारे का दबाव है ताकि संभावित प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर सके। ऐसे में उनके हिस्से की विवाद सहित रहित कुछ सीटों का संकेत कर दिया जाएगा। महागठबंधन में अभी 6 दल है, जो जैसे कि राजद, कांग्रेस, माले, भाकपा, माकपा, वीआईपी है। आगे झामुमो के साथ पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली रालोसपा भी इसका अंश हो सकती है। इन दोनों के लिए 5-6 सीटें पर्याप्त होगी। जब फिर भी वीआईपी की महत्वाकांक्षा आएगी जब वे 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मांग रहे हैं। वहीं पर पिछली बार एनडीए में रहते हुए वीआईपी 11 सीटों पर मैदान में थी, जब 4 पर विजय रही। ये स्ट्राइक रेट अगर बहुत बेहतर नहीं तो फिर कमतर भी नहीं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में अपने हिस्से की वे तीनों सीटें हार गई। इसी आधार पर राजद उसे साधना चाहेगा। जहां एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की औसतन 6 सीटें होती है, इसी तरह वीआईपी की दावेदारी 18 सीटों की बन रही है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिला के अचारी गांव के एक साधारण मजदूर के खाते में इतनी बड़ी रकम आ गई कि उसे गिन पाना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में प्लम्बर का काम करने वाले टेनी मांझी के खाते में अचानक 10,000 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। टेनी मांझी ने बताया है कि मंगलवार सुबह वे अपने पिता की दवा के लिए पैसे भेजने वाले थे। एक दिन पहले कुछ पैसे खर्च करने के बाद उसने मोबाइल से बैंक बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर रकम देख करके पहले उसे लगा कि शायद सपना देख रहा है, लेकिन अकाउंट नंबर और नाम देख करके समझ गया कि वे उसका ही खाता है। टेनी ने तुरंत अपने परिजनों को फ़ोन करके चौंकाने वाली बात बताई। जब वो अपने पिता की दवा के लिए पैसे भेजने बैंक पहुंचा तो फिर बैंक कर्मचारी भी बैलेंस देकर के दंग रह गए और सुरक्षा कारणों से तुरंत खाता फ्रीज कर दिया। यह घटना की खबर मिलते ही अजहरी गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई इस अद्भुत घटना की चर्चा करने लगा। टेनी ने बताया है कि उसके खाते में पहले सिर्फ 500 रुपये थे और अब इतनी रकम आने के बाद, यानी कि 10,000 करोड़ रुपये रकम आने के बाद, वे अपने 500 रुपये भी नहीं निकाल पा रहा है। 5 साल पहले मुंबई में मजदूरी के दौरान उसने ये बैंक खाता खुलवाया था। फिलहाल रकम कहां से और क्यों आई, इस पर बैंक और फिर संबंधित विभाग जांच में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। आरजेडी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक सनसनीखेज आरोप लगा करके सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मतदाता का नाम मधु कुमारी, पति का नाम हस्बैंड और माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दर्ज है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। आरजेडी का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित और फिर मुस्लिम वोटरों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, जिसे वे वोटबंदी करार दे रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग और फिर एनडीए इसे मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बना ली है और फिर अब सभी की नजरें कोर्ट के जवाब पर टिकी हुई है। वहीं पर आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि पति का नाम हस्बैंड, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पोस्ट में आरजेडी ने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी का बैकडोर और वोटिंग अधिकार की डकैती करार दिया है। तेजस्वी यादव ने तीखे अंदाज में इसे और हवा दी। ये पूरी प्रक्रिया दलितों, पिछड़ों और फिर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, तेजस्वी यादव का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर एक सीट से सिर्फ 1% वोट भी हटाए गए तो फिर 3200 वोटों का नुकसान होगा, जो कई सीटों पर हार जीत का खेल बिगाड़ सकता है। आरजेडी के इस गंभीर आरोप ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जो अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, जेडीयू के कई विधायक एसआईआर प्रक्रिया से खिलाफ हैं। जल्द ही ये सब पार्टी छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, ये कहना है आरजेडी का। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू के 2 दर्जन एमएलए वोटर लिस्टों के विशेष गहन पुनरीक्षण से खफा होकर के पार्टी छोड़ने वाले हैं? जब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये दावा करके बिहार में खलबली मचा दी है। जब बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, इस चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियां सहित अन्य दलों ने कमर कस ली है। इसके साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जब बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बयान में दावा कर दिया है कि जेडीयू के
करीब 2 दर्जन विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ देंगे। उनका कहना है कि जेडीयू के विधायक चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे वोटर लिस्टों के विशेष गहन पुनरीक्षण से नाराज हैं, जब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 हजार तक वोट कम हो गए हैं। इस स्थिति में जेडीयू के विधायकों को पराजित होने का भय सता रहा है। उनके सामने बड़ा सवाल है कि वे इन हालात में कैसे चुनाव जीत सकेंगे। वहीं पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने में गरीब और फिर शोषित लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इससे जेडीयू के एमएलए आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात बनने पर भी नीतीश कुमार चुप हैं। जहां मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि जेडीयू छोड़ने वाले विधायक महागठबंधन में ही आएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी द्वारा ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास होनी चाहिए। वहीं पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और फिर अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए। वहीं पर ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं पर SC/ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको नौकरी के लिए अगर आवेदन करना है तो फिर शुल्क भी जमा करना होगा, जहाँ अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क देने होंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी उम्मीदवारों को 540 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, अन्य को 135 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा होगी और फिर प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद चयन किया जाएगा। अब सवाल है कि आवेदन किस वेबसाइट से करें, तो वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर निकल गए हैं जमानत पर। जी हाँ, बेउर जेल से बाहर निकलने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह को पंचमहला मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिले। जेल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 20 साल काम किया है और फिर अगले 25 साल तक वही रहेंगे। अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जनता का सारा काम किया है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, नीतीश कुमार ने सब काम किया है। विरोधी क्या बोलेंगे? विरोधी कभी बड़ाई नहीं करता है। या नीतीश कुमार ही 25 साल लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और फिर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिली है, जब उनको पंचमहला फायरिंग केस में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। तब पंचमहला गोलीकांड में अनंत सिंह जेल में बंद थे। पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी साल 22 जनवरी को राजधानी पटना के मोकामा इलाके के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में अनंत सिंह और फिर उनके विरोधी सोनू मोनू गैंग की तरफ से 60 से 70 राउंड फायरिंग किए जाने की खबर सामने आई थी। अनंत सिंह पर हत्या के प्रयास और फिर अवैध हथियारों के उपयोग करने का आरोप था। दोस्तों, तेजस्वी यादव को एक और झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने फिर से उनको नोटिस भेज दिया है। जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, चुनाव आयोग ने उन्हें एक और झटका देते हुए फिर से नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज करके फिर से उनके दूसरे ईपिक नंबर से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। नोटिस में लिखा गया है कि आपसे पहले भी ईपिक नंबर से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन आपने अब तक कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है। वहीं पर दूसरी नोटिस में तेजस्वी यादव को बाकायदा डेडलाइन भी दी गई है कि वे 8 अगस्त दोपहर तक दस्तावेज जमा कर दें। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर का मामला बिहार की सियासत में तुल पकड़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये विवाद और गहरा सकता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने पहले से ही 2 अलग अलग मामले में नोटिस जारी किया हुआ है। अब तीसरा नोटिस भेज करके डेडलाइन देकर के जवाब मांगा गया है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि वे चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग को भी उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, सूची में फर्जी नाम, मृत मतदाताओं के नाम शामिल होने और फिर कुछ समुदाय के नाम हटाए जाने की शिकायत की है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर चुनाव आयोग ने बिहार SIR के मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं दिखाई तो फिर उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वहीं पर आरजेडी ने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि तेजस्वी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग की कार्यवाही का स्वागत किया और तेजस्वी यादव पर 2 वोटर कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए इसे गैर कानूनी बताया है। दोस्तों,
दोस्तों पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है और इस बार केंद्र में है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। हाल ही में भाकपा माले के विधायक महबूब आलम के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके जवाब में पप्पू यादव ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए राजनीति छोड़ने तक की बात कह दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के लिए उपयोगी है या बोझ। आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है। इसके बावजूद भी उन्हें कांग्रेस से स्पष्ट समर्थन नहीं मिल रहा है, जबकि वे खुद राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी का सिपाही बताते हैं। जहाँ कांग्रेस उनकी स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच का पुराना तनाव अब फिर से सतह पर आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर कांग्रेस के बजाय राजद की बीमा भारती को टिकट दिया, जबकि पप्पू यादव वहां से निर्दलीय जीत गए। यही नहीं, पप्पू यादव बार बार खुद को यादव समाज के असली नेता के तौर पर पेश करते हैं, जो कि तेजस्वी के लिए सीधी चुनौती है। दोस्तों लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव दरभंगा पहुंचे, जहां पर तेज प्रताप यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा आशीर्वाद है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। जब तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भले ही वे लोग हमको पार्टी से निकाल करके अलग छोड़ दें, जब ये अलग बात है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने कृष्ण को छोड़ दिया। वहीं पर नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में चारों तरफ अपराध का बोलबाला है, अपराध के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार का जाना तय है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि फिलहाल वे राजद में नहीं है, जो अपने संगठन टीम तेज प्रताप को मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में चुनाव सर पर है और फिर चुनाव आयोग भी इसे लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव है। चुनाव के समय विभिन्न अधिकारियों और फिर कर्मचारियों का रोल अहम हो जाता है, जिनमें शुरुआती स्तर पर सबसे पहला नाम बीएलओ का आता है। जहाँ वोटर कार्ड बनवाने से लेकर के वोटर लिस्ट चेक करने तक बीएलओ के पास कई काम होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्हें कितना वेतन मिलता है। जी हाल ही में बिहार के बीएलओ यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर्स, इसके लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई थी। चुनाव आयोग ने इनकी मेहनत को पहचानते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब बीएलओ को पहले की तुलना में दुगुनी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कुछ विशेष चुनावी अभियानों में भी उन्हें ज़्यादा परिश्रमिक देने का फैसला हुआ है। बीएलओ को अब सालाना 12,000 रुपये का परिमार्शिक श्रमिक मिलेगा। जी हाँ, जब पहले ये सिर्फ 6,000 रुपये ही था। जहाँ इसी बीएलओ पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर का मानदेय भी 12,000 से बढ़ाकर के 18,000 रुपये कर दिया गया है। यह खास बात यह है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में काम करने वाले बीएलओ को अब 1,000 की जगह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने भी ये बताया है कि बीएलओ और फिर सहायक बीएलओ चुनावी व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जहाँ उनकी मेहनत और सटीक जानकारी से ही मतदाता सूची का सही रूप तैयार हो पाता है। आयोग ने यह फैसला लगभग 10 साल बाद लिया है, क्योंकि पिछले बार 2015 में बीएलओ का परिश्रमिक संशोधित किया गया था। या अब जब देश भर में चुनावी जागरूकता बढ़ रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है, ऐसे में बीएलओ की जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब सवाल है कि बीएलओ का काम क्या होता है। बीएलओ का काम सिर्फ मतदाता सूची भरना नहीं है, बल्कि वे घर घर जाकर के जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्हें ये देखना होता है कि क्षेत्र में कौन नया मतदाता हुआ है जिसका नाम हटाना है, या फिर किसी का नाम या पता सही करना है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, बुजुर्ग है या फिर महिला मतदाता है, तो फिर उनकी मदद करना भी बीएलओ की जिम्मेदारी होती है। वहीं पर बीएलओ को फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जैसे दस्तावेजों को भरवाने और फिर जांचने की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसके अलावा वो चुनाव के समय बूथ पर व्यवस्थाएं देखने, मतदाताओं को जानकारी देने और किसी भी समस्या को हल कराने का भी काम करते हैं। बीएलओ की मौजूदगी ही मतदान केंद्र की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखती है। जब बीएलओ की ये तैनाती मुख्य रूप से शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों या फिर अन्य सरकारी कर्मचारियों से भी की जाती है, जहाँ उन्हें उनके घर या फिर पर्यवेक्षक के पास ही कोई बूथ सौंप दिया जाता है, ताकि वे स्थानीय लोगों को बेहतर तरीके से पहचान सके और फिर काम कर सके। वहीं पर कई बार बीएलओ को मतदाता जागरूकता अभियान में भी शामिल किया जाता है।
दोस्तों बिहार में बाढ़ का कहर अब कयामत का मंजर बन चुका है। गंगा, पुनपुन और फिर सोन नदियां बेकाबू हो चुकी है। सैलाब लेकर के राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में तबाही का दूसरा नाम बन गई है। गंगा अपने किनारों को तोड़ करके शहर की रगों में उतर आई है और फिर लोगों का रोजमर्रा का जीवन जल जमाव के जाल में उलझ गया है। केंद्रीय जल आयोग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि पटना के दीघा, गांधी घाट, गाय घाट, गुलाबी घाट, आलमगंज और फिर बिंद टोली जैसे निचले इलाकों में गंगा का पानी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दीघा घाट पर जलस्तर सुबह 6 बजे 36 सेंटीमीटर ऊपर था। वहीं गांधी घाट पर यह आंकड़ा 97 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका है। स्थिति और भयावह होती जा रही है क्योंकि अब भी जलस्तर में निचले वृद्धि हो रही है। इस त्रासदी में सरकारी सहायता कहीं गुम है। कुर्जी मोड़ के पास बिंद टोली में लोग रबर ट्यूब की नाव से अपनी जान हथेली पर लेकर के आवाजाही कर रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने नई मुसीबत आ गई है। उनके खिलाफ बिहार के औरंगाबाद जिले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और फिर सदर विधायक आनंद शंकर का भी नाम है। वहीं पर इन नेताओं के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह ने नगर थाना में केस दर्ज कराया है। मृत्युंजय का आरोप है कि वीडियो में माई बहन मान योजना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। आरोप है कि वीडियो में एक युवक कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता दिख रहा है, जिसके हाथ में इन नेताओं की तस्वीर वाला पोस्टर है। इसके अलावा फॉर्म के साथ पर्सनल डिटेल्स शेयर किए जाने को मृत्युंजय ने गंभीर अपराध बताते हुए इसकी विस्तृत जांच कराने की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मामला बिहार की सियासत को गर्म कर सकता है। दोस्तों बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर के चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी SIR को लेकर के एक भी आपत्ति का दावा नहीं किया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में सभी राजनीतिक पार्टियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी पार्टी ने 1 अगस्त को बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 6 से 6 अगस्त तक अभी तक SIR को लेकर के कोई भी आपत्ति नहीं की है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार में राजद के 47,506 बूथ लेवल एजेंट है, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से SIR को लेकर के कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1496 BLA हैं, लेकिन किसी भी BLA की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1,60,000 बूथ स्तरीय एजेंटों ने जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया है। दोस्तों डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीट रिजर्व हो गई है, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों को टियर आई 4 से जुड़े हुए नोटिफिकेशन का इंतजार है। वहीं पर अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको लेकर के बड़ी जानकारी शेयर की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज JDU कार्यालय में जनता दरबार के दौरान कहा है कि जल्द ही TRE 4 के तहत होने वाली नियुक्तियों की जानकारी BPSC को भेजी जाएगी। वहीं पर सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में लगभग 78,000 स्कूल हैं। हर स्कूल में शिक्षकों की जरूरत का आकलन किया जा रहा है ताकि वैकेंसी की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं पर शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि TRE 4 की परीक्षा में अब 85 से 86% अभ्यर्थी बिहार के ही होंगे। लंबे समय से उम्मीदवारों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। इसके साथ ही मंत्री ने बिहार की रसोईया बहनों और फिजिकल इंस्ट्रक्शन शिक्षकों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि करीब 2,18,000 रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपये से बढ़ा करके 3,300 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर फिजिकल इंस्ट्रक्शन का मानदेय 8,000 से बढ़ा करके 16,000 रुपये कर दिया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग हर महीने बिहार का दौरा हो रहा है। जब उनके अगले बिहार दौरे की तारीख आ गई है। PM मोदी शुक्रवार 22 अगस्त को गया जी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे राज्य को कई सौगात देंगे। गया जी जिले में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जब बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बुधवार को ये जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री की गया जी जिले में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के पाली गाँव में जनसभा हो सकती है। जब सरकार के मंत्री और फिर प्रशासनिक पदाधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हैं। जल्द ही आधिकारिक रूप से सभा स्थल की घोषणा की जाएगी। वहीं पर PM मोदी पिछले महीने ही मोतिहारी आए थे। उन्होंने शहर के गांधी चौक से लगभग 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इसके अलावा उन्होंने पटना और फिर मोतिहारी से नई दिल्ली समेत कुल 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था। दोस्तों चुनाव से पहले BJP के इंटरनल सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है।
यहाँ स्वर्ण पासवान महादलित वोट में बिखराव के संकेत मिले हैं। प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें एनडीए और फिर महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे पड़ रहा है। हालांकि सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलते हुए बताया गया है। हालांकि अंतर कम है। जब विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। आज की स्थिति में एनडीए को जहां पर 42% वोट शेयर मिलते दिख रहा है, वहीं पर महागठबंधन को 39% वोट मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं पर प्रशांत किशोर जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, उनकी पार्टी जनसुराज को तीसरे नंबर पर बताया गया है। जनसुराज पार्टी को 5.2% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 13.5% वोट जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ऐसे में इसमें थोड़ा बदलाव संभव है। जब वहीं पर बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने जातीय सर्वे का वोटों का भी सर्वे किया है, या किस जाति के वोटर किस गठबंधन पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है कि स्वर्ण वोटों का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ा है। जिस स्वर्ण वोट पर भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार समझती थी, उसमें झटका लग सकता है। रिपोर्ट में 10% स्वर्ण वोट प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ जाते हुए बताया गया है। स्वर्णों का 13% वोट महागठबंधन की तरफ जा सकता है। वहीं पर एनडीए के खाते में स्वर्णों का 66% वोट आने की संभावना जताई गई है। वहीं पर अन्य के खाते में 11% वोट शेयर दिया गया है। जहाँ वहीं पर अति पिछड़ा वर्ग का सबसे ज्यादा वोट एनडीए के पक्ष में जाने की बात कही गई है। जहाँ अति पिछड़ा वर्ग में 60% एनडीए, 19% महागठबंधन, जनसुराज 3% और फिर अन्य के खाते में 18% वोट जा सकता है। वहीं पर महादलित वोटों में दोनों गठबंधन लगभग बराबर की स्थिति में है। एनडीए 40, महागठबंधन 38, जनसुराज 4 और फिर अन्य के खाते में 18% वोट जा सकता है। वहीं पर गैर यादव पिछड़ा वर्ग में भी सबसे ज्यादा वोट एनडीए में जाने की संभावना बताई गई है। इस वर्ग से एनडीए को 80%, महागठबंधन को 15%, प्रशांत किशोर को 3% और अन्य के खाते में 2% वोट जा सकते हैं। दोस्तों, अब बिजली कनेक्शन लेना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, यानी कि बिजली कनेक्शन लेना आपको सिर दर्द बन गया है। जहाँ अगर आप बिजली कनेक्शन लेंगे तो आप सिर दर्द वाला काम हो गया है, क्योंकि अब बिजली कनेक्शन लेने पर कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से लिख करके लाना होगा, उसके बाद आप बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। जहाँ दरअसल आपको पता होगा कि 125 यूनिट बिजली बिहार सरकार की तरफ से मुफ्त दी जा रही है इसी महीने से, लेकिन होल्डिंग में अलग अलग नाम से कनेक्शन लेने के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों ने दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। एक ही परिवार में पिता, भाई या फिर अन्य परिजनों के नाम पर अलग कनेक्शन लेने के लिए कोर्ट से निबंधित बंटवारानामा जमा करना अनिवार्य है। जब बिना वैध दस्तावेज के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर कनेक्शन रिजेक्ट हो जा सकता है। वहीं पर किराएदारों के लिए भी नियम सख्त हैं। अपने नाम से कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक के साथ नोटरीकृत इकरारनामा जमा करना होगा। इसके बाद बिजली विभाग स्थल जांच करेगा, जिसमें परिसर की स्थिति और फिर दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि होगी। यदि जांच में कोई अनियमितता मिलती है तो फिर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जहाँ बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नियमों के तहत एक परिसर में एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक कनेक्शन ही स्वीकार्य है। वहीं पर जब तक बंटवारा कोर्ट द्वारा प्रमाणित न हो, ये नियम योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है। दोस्तों, बिहार में हर बार महिलाओं ने बाजी पलटी है। जब पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है लगभग सभी पार्टियां। जब बिहार की राजनीति में महिलाएं अब एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है। जब पहले जहां पर महिलाएं सामाजिक और फिर राजनीतिक जीवन में हाशिए पर थी, वहीं पर पिछले 2 दशकों में उनकी बढ़ती मतदान भागीदारी ने उन्हें चुनावी समीकरण का केंद्र बना दिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दूरदर्शी नीतियों और फिर योजनाओं के जरिए महिला वोटरों का भरोसा जीता है, जिसका नतीजा 2010, 15 और फिर 20 के विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन की जीत के रूप में सामने आया। लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और फिर कांग्रेस जैसी पार्टियां भी महिला वोटरों को लुभाने की होड़ में शामिल हो गई है। जब पिछले 3 विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने पुरुषों को पछाड़ करके अपनी ताकत दिखाई है। 2010 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 54.5% था, जबकि पुरुषों का 53% 2015 में यह आंकड़ा और बढ़ा और फिर महिलाओं ने 60.4% और पुरुषों ने 51.1% मतदान किया। वहीं पर 2020 में भी महिलाएं 59% वोटिंग के साथ आगे रही, जबकि पुरुषों का मतदान 34% रहा।
दोस्तों बिहार में फ्री बिजली लेने वालों का वो झटका लगा है यह, क्योंकि अब 125 यूनिट फ्री उन लोगों को नहीं मिलेगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसको 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने अपने लोगों के लिए एक शानदार तोहफा दिया है। अगस्त से ही बिहार वासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सौगात मिल रही है, लेकिन अब खबर आ रही है कि कुछ लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली की योजना शुरू की है। 2 अगस्त से स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के मीटर से बैलेंस कटना बंद हो गया है। साथ ही जुलाई के बिल में 125 यूनिट की राशि क्रेडिट की जा रही है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए एक शर्त है कि आपका कोई पुराना बिल बकाया नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके खाते में बकाया है तो पहले उसे चुकाना होगा, तभी आप इस योजना का मजा ले पाएंगे। अगर आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करते हैं और जुलाई में आपने 125 यूनिट तक बिजली खर्च की है तो आपको एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के लिए जुलाई का बिल 125 यूनिट की छूट के साथ जारी किया जा रहा है, लेकिन अगर आपने पहले का कोई भी बिल नहीं भरा है तो फिर ये छूट आपको नहीं मिलेगी। पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जीएम अरविंद कुमार ने बताया है कि जिन उपभोक्ताओं का पुराना बिल बकाया है उन्हें पहले उसे चुकाना होगा। स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं को बकाया जमा किए बिना रिचार्ज का फायदा नहीं मिलेगा और उसकी बिजली आपूर्ति भी कट जाएगी। पोस्ट पेड उपभोक्ताओं के लिए यही नियम है, बकाया नहीं चुकाया तो फिर कनेक्शन काटा जा सकता है। दोस्तों महागठबंधन में महाभारत हो गई है, जैसे सीमांचल से बगावत की चिंगारी उठी है। दरअसल बात यह है कि जहां पर एक और महागठबंधन नेतृत्व सीट बंटवारे की अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, वहीं पर दूसरी ओर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच टकराव की खबरों ने गठबंधन में भीतरघाट की आशंका बढ़ा दी है। अब इस राजनीतिक खींचतान में एक और नाम खुलकर के सामने आ गया है, वह माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर विधायक महबूब आलम, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक मोहरा बनते दिख रहे हैं। कटिहार में एक चाय की चौकी पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूब आलम ने पप्पू यादव के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे कहाँ हैं, महागठबंधन में तो नहीं। कांग्रेस के साथ उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को खुले तौर पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, विशेष करके कोसी और सीमांचल, जहां पर पप्पू यादव की लोकप्रियता और पकड़ में कोई इनकार नहीं कर सकता, और वहां पर यह बयान चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि पप्पू तेजस्वी टकराव और गहराया तो फिर एनडीए के लिए ये सियासी अवसर बन सकता है। ऐसे में आगामी दिनों में महागठबंधन की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि पप्पू यादव की नाराजगी महागठबंधन को भारी पड़ सकती है।